हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सीरीज है, जिसका मेन पर्पस है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या-क्या रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, क्या-क्या उनका स्ट्रेटजी था, क्या-क्या उनके स्ट्रगल थे, वो सब आप रियल वे में जान पाओगे। तो आज हमारे साथ जो कैंडिडेट है वो है आध्या। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आद्या राही है और 70 बीपीएससी में मैं एज एन एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर की तरह सेलेक्टेड हुई हूँ। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताइए। आपका बचपन कहाँ पे था? फैमिली में कौन-कौन है? पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है? वो सब चीज़ें बताइए। मेरा नया अपब्रिंगिंग पटना में हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से किया है, मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। फिर मैं वहाँ पे रिसर्च कर रही थी, फिर रिसर्च में मन नहीं लगा तो उसे छोड़ के फिर मैंने ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन टीचिंग ट्राई किया, बट टीचिंग में भी मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने सोचा सिविल सर्विस, और घर से भी लोग कह रहे थे कि सिविल सर्विसेज एक बार दे के देखो, तो फिर मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट किया था। ओके। और मेरे मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी हाउसवाइफ है और पापा जेईई मेंस एडवांस को मैथ्स पढ़ाते थे, अभी वो रिटायर हैं। ओके, सो फादर साहब हैं, वो भी टीचर ही हैं। हाँ, यस सर। ओके, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि आपको एक कोई स्पेसिफिक मोमेंट जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि हाँ, मेरे को सिविल सर्विसेज़ वाले फील्ड में जाना है, कोई ऐसा इंसिडेंट बचपन का हो बाद का हो? सर, मुझे पापा को प्राउड फील कराना था, मतलब लगा था कि वो प्राउड करे मेरे पे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा ठीक है, सिविल सर्विसेज देते हैं। और मुझे ये भी था कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही हूँ। मेरी पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक आउटरीचिंग मुझे जहाँ तक लगता है बेटर है। तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज एक जगह होता है जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाती, अच्छा कर पाती उनके बेटरमेंट के लिए, तो इसलिए भी ओके, सो जब रिजल्ट आया तो आपने डेफिनेटली सबसे पहले उनको ही कॉल किया होगा। व्हाट वर हिज एक्सप्रेशंस? हाँ सर, उनको कॉल किया, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा भी हो, बट एक अटेम्प्ट और लो ताकि और अच्छा करो। यही था, ऑनेस्ट उनका यही था। तो आपने तैयारी कब स्टार्ट की? सर, मैंने 2023 दिसंबर नवंबर में मैं आ गई थी यहाँ पे, और 2023 से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने कोचिंग ली थी, परफेक्शन आईएएस कोचिंग में मैं पढ़ी थी वहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी आर्ट्स से कोई भी रिलेशन नहीं था, तो एक बेसिक कोचिंग लेनी ही थी, तो मैंने परफेक्शन आई ज्वाइन किया। फिर वहां से मैंने बेसिक जो भी फाउंडेशन होता है वहां से मैंने सीखा, और फिर बाकी सेल्फ स्टडी तो किया फिर से। तो 2023 नवंबर दिसंबर से फिर पढ़ाई स्टार्ट की। ओके, सो अगर मैं पूछूं आपसे, शुरुआत में आपने डायरेक्टली डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपने डायरेक्टली कोचिंग में एडमिशन लिया है, फिर 2-4 महीने सेल्फ स्टडी करके देखा, फिर डिसाइड किया कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी नहीं किया, क्योंकि मैं जब बाहर थी तभी मैंने कुछ बुक्स देखे थे पॉलिटी ये सब के, मुझे बहुत नए, बहुत आउट ऑफ द वे लग रहे थे मेरे को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा एक प्रिलिमिनरी गाइडेंस मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं पटना आई, और फिर मैंने कोचिंग, उस टाइम पे कोचिंग थी तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। ओके, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपने क्या सारी क्लासेस की थी? यस सर, मैं डेली आती थी, डेली मतलब सारी क्लासेस करती थी। प्रीलिम्स की और मेंस की सब क्लासेस वहां से की हैं? यस सर, प्रीलिम्स और मेंस की, सर मेंस की कुछ क्लासेस भी जो वहाँ बहुत रेगुलर नहीं थी, वो मैंने नोट्स बनाया था यूट्यूब से, कुछ विजन आईएएस के नोट से, मतलब इंटरनेट का यूज मेंस में तो खासकर इंटरनेट का यूज किया था। बेसिक जो गाइडेंस होता है, एकदम प्रीलिमिनरी गाइडेंस जो मैंने कहा, वो कोचिंग से मैंने ली थी, मैं डेली क्लासेस जाती थी। बट हाँ, मतलब सेल्फ स्टडी और इंटरनेट का यूज, मैगजीन्स का यूज, बाहर के जो रेगुलर जो मंथली मैगजीन्स ये सब आते हैं, वो सब मैं करती थी। ओके, ओके। अभी मैं 3 स्टेजेस की बात करूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि हर एक स्टेज पे आपने किसी पेड प्रोग्राम को जॉइन किया है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, क्लासेस हो। प्रीलिम्स के लिए आपने अपार्ट फ्रॉम दिस फाउंडेशन कोई टेस्ट सीरीज़ अलग से जॉइन किया था किसी और इंस्टीट्यूट? यस सर, मैंने एक एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और उसके बावजूद मैं शॉप्स पे जाके जो बाकी कोचिंग्स के जो अच्छे क्वेश्चंस दिखते थे,
वो मैं पेपर्स खरीद के घर पे ले आके सॉल्व कर लेती थी और जो नहीं आता था वो याद कर लेती थी, अच्छा ये चीज़ भी मुझे नहीं पता है, वो सारे मैं याद कर लेती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से अलग-अलग टेस्ट सीरीज हैं, हम उनको कंपैरिजन वो सब नहीं करेंगे, बट अगर आपको इनमें से किसी भी एक टेस्ट सीरीज को फीडबैक देना हो कि हाँ, ये चीज़ वो बेहतर कर सकते हैं, आई एम श्योर वो भी इसको पॉजिटिवली लेंगे, तो वो क्या सजेशन होगा? सर अभी मैं नहीं बता पाऊँगी इट्स सर अभी ये। इट्स ओके। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए आपने टेस्ट सीरीज एक इंस्टीट्यूशन से किया और बाकी मतलब ज़ेरॉक्स जो मिलता है मार्केट से वो आपने यूज़ हुँ, किया। मेंस के लिए अच्छा। हमने एक ऑलरेडी फाउंडेशन वाला बाकी एंटी-लैट। उसके अलावा किसी का पेड प्रोग्राम जॉइन किया था? नहीं सर, पेड प्रोग्राम नहीं जॉइन किया था। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। इंटरव्यू आपने लगभग कितने मॉक दिए थे? सर इंटरव्यू मैंने बहुत मॉक दिए, नहीं भी तो 8 7-8 मॉक दिया था मैंने। 7 टू 8 मॉक्स दिए थे और शुरुआत के मॉक्स में ऐसा होता था कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो शुरुआत के मॉक्स में बहुत अननेसेसरी चीज़ें भी बोल देती थी जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो वो दूसरे तीसरे मॉक जाते तक वो मैंने इम्प्रूव कर लिया कि ठीक है, बहुत लिमिटेड और बहुत अब प्रिसाइज़ बोलना है। तो यस सर। मॉक के लिए भी आप किन-किन इंस्टीट्यूशंस पे आपने मॉक दिया? फील फ्री टू मेंशन देम। सर पहले तो परफेक्शन आईएससी दिए थे, फिर खान ग्लोबल स्टडीज़, डब्ल्यूबीसी बीसीडब्ल्यू। सॉरी बीसीडब्ल्यू सॉरी सर, इट्स ओके। बीसीडब्ल्यू और फिर स्टडी आईक्यू, मतलब उस टाइम पे जितने भी सारे फ्री ही दे रहे थे मॉक टेस्ट कि आइए फ्री में दीजिए, तो मैं जहाँ-जहाँ स्लॉट्स मिलते गए मैं एक-एक जाके देती गई। ओके। अगेन हम कंपैरिजन वाली बात नहीं करेंगे, बट आपको सबसे रियलिस्टिक जो एक्सपीरियंस मिला, मतलब जो यहाँ का मॉक था उसको आपके एक्चुअल एक्सपीरियंस से अगर हम कंपेयर करें तो मोस्ट फेमिलियर कौन सा था? सर तो मोस्ट फैमिलियर मुझे खान ग्लोबल स्टडीज़ का मॉक लगा। वो ओके। वैसे ही कुछ भी रैंडम पूछ रहे थे, जो मेबी कुछ चीज़ें आपकी पढ़ाई से नहीं थी, जैसा कि वहाँ पूछते हैं आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, सब्जेक्ट से कुछ आउट ऑफ द वे ही पूछते हैं, वैसे ही उनका था। तो मुझे खान ग्लोबल वाला ज़्यादा रिलेटेबल लगा था। ओके, तो बेसिकली सरप्राइज एलिमेंट था, मतलब कंप्लीटली जो अनप्लान्ड इंटरव्यू होता है उसके हिसाब से यस सर, उस हिसाब से था। ओके। यस सर। अब बात करते हैं बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की। तो प्रीलिम्स हुँ। के लिए आपने क्या-क्या मतलब रिसोर्सेज फॉलो किए? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हिस्ट्री पे आए तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पूरा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था मैंने। मैंने स्पेक्ट्रम को ही पूरा बुक बना लिया है अंडरलाइन कर करके, शॉर्ट्स लिख लिख के। और एंशिएंट और मिडेवल के लिए सर जो क्लास में नोट्स बनाए थे बस उतना ही, क्योंकि बहुत टाइम नहीं था कि मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ पाऊँ उस टाइम। और घटना चक्र पूरा याद कर लिया था एंशिएंट मिडेवल का। साइंस के लिए सर का नोट्स क्लास का और घटना चक्र लगाया था। और इकोनॉमिक्स के लिए सर आप ही पढ़ाए थे, आप बहुत अच्छा पढ़ाए थे। मुझे मोस्टली आप जो क्लास में पढ़ाते थे मुझे क्लास में ही याद हो जाता था। और जो दोस्त लोग जो डाउट पूछती थी तो उसको क्लियर करने में पूरा याद हो जाता था। तो इकोनॉमिक्स सोल्ली आपका कंट्रीब्यूशन है सर। इकोनॉमिक्स में घटना चक्र भी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और बस बजट सर्वे का ए बस बजट सर्वे का एडुटेरिया का हम बजट सर्वे का जो पीछे जो एमसीक्यूज़ देता है, बजट सर्वे से रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ हम बना लिए थे, वो पूरा याद कर लिए थे, बस वो हम अलग किए थे। उसके बाद फिर अगर ज्योग्राफी आए तो ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी पूरा 11-12 दोनों कर लिए थे। और घटना चक्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पूरे में। सिर्फ़ इकोनॉमिक्स का ही हम नहीं किए होंगे, बाकी सबका घटना चक्र किए थे। और पॉलिटी भी लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ गए थे सर, लक्ष्मीकांत मतलब जो जेनेरिक बुक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो पढ़ लिए थे हम सारा। और करंट अफेयर्स रहा, तो वो कोचिंग हमारी मंथली मैगज़ीन देती थी, वो मैगज़ीन भी करते थे। और एडुटेरिया का एक ईयरली मैगज़ीन आता था, वो भी करते थे। और उस टाइम हम इतने डरे हुए थे कि कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम हम डेली जो 10 मिनट 5 मिनट का डेली जो करंट अफेयर्स आता था, उसका एक कॉपी बना लिए थे, वो भी नोट करते रहते कि अच्छा ये नया, ये नया, आज ये नहीं आज ये नहीं हुआ, तो पूरा कॉपी भी रिवाइज़ करते थे। मेरे 3 सोर्सेज़ हो गए थे करंट अफेयर्स के। न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर सर बहुत टाइम प्री के लिए न्यूज़पेपर बहुत लेंदी हो जा रहा था सर, तो मेरे को प्री के लिए मुझे नहीं लगा कि न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए ज़रूरी लगा था सर, तो मेंस में आर्टिकल्स के लिए। हाँ, इंटरव्यू के टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट था सर ये। कौन-सा अगर आप बताना चाहो, क्योंकि उसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो आप हिंदू पढ़िए।
मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ओके टाइप थी, तो मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा। इंडियन एक्सप्रेस बहुत सरल, वो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश में बातों को समझा देती है, तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो करती थी फिर। हाँ। शुरुआत में द हिंदू पढ़ने का कोशिश किया था 1 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते ज़्यादा तक लगा कि शायद द हिंदू इज़ नॉट माय थिंग, तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर लिया था। उसके अलावा अगर मैं पूछूँ, आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे? नहीं सर, वही जो डेली के थे वो एक बुकलेट थे, और वो जो मैगज़ीन मंथली, वो पूरी मंथली मैगज़ीन ही पढ़ती थी, और फिर एडिटोरियल, नोट्स नहीं बनाए थे फिर मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीलिम्स अगर किसी बच्चे को क्लियर करना है, तो क्या 2 या 3 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो उसको ध्यान में रखने हैं कि भाई ये चीज़ें ज़रूर करनी है अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो? एक तो सर सबसे पहले तो हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑनेस्ट टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टेस्ट के बाद अपना इवैल्यूएशन। मैं जब टेस्ट देती थी तो मेरे दोस्तों से शुरुआत में बहुत बहुत कम नंबर आते थे, और बहुत तकलीफ होता था कि हम पढ़ भी रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि जो ग्रोथ है वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, वो एकदम से आपका हाई नहीं हो जाएगा, वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो हम धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते फिर खुद को 3000 रैंक से, कोचिंग के टेस्ट में 3000 से अंडर 30 तक आ गए लास्ट प्रिपरेशन तक में। नहीं तो वही सर, तो मतलब कॉन्स्टेंटली लगे रहना होगा। आप बहुत डाउन फील करेंगे कि बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब डेली पढ़ना पड़ेगा, गिव अप नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं रफली कितना आपने मॉक्स दिए होंगे, फुल लेंथ या फिर सेक्शनल जो हैं, कौन से को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था? सर सेक्शनल इम्पोर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज को डीप करने के लिए, तो सेक्शनल हम मिस नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो सेक्शनल टेस्ट तो मैंने बहुत दिए थे। कोचिंग जितना देता था वो भी करते थे, फिर एनसीईआरटी का एक कोचिंग, कुछ-कुछ कोचिंग्स एनसीईआरटी बेस्ड सेक्शनल टेस्ट लाते थे, वो भी मैं बना लेती थी। तो फिर वो भी बना लिया था सेक्शनल टेस्ट। फिर जब सेक्शनल पे आपका कमांड अच्छा हो जाए, लगे कि हाँ, अब सब्जेक्ट नॉलेज डेप्थ हो गई है, तो फुल लेंथ पे फिर मैं फुल लेंथ पे आ गई थी। जैसे-जैसे टेस्ट कोचिंग लेती थी, वैसे-वैसे अकॉर्डिंग में पढ़ाई करती थी। ओके। फैक्चुअल पार्ट के लिए मतलब बहुत परेशान होते हैं, तो मतलब आपका क्या स्ट्रेटजी था कि ये चीज़ मेरे को रटनी है, तो कैसे रटनी है? मल्टीपल रिवीजन सर, और कोई तरीका नहीं है। मल्टीपल रिवीजन ही सोर्स है। ओके। और कुछ का अगर ट्रिक बना सकते हैं तो ट्रिक बना लीजिए, लेकिन कितने का ट्रिक बनाएँगे? बहुत ट्रिक्स हो जाएगा, तो याद ही कर उसको याद लेते थे। रखने के लिए और ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। हाँ, तो बस याद कर लेते थे। चलो प्रीलिम्स के बाद आते हैं मेंस पे। मेंस के लिए मतलब आपने क्या-क्या स्ट्रेटजी, जीएस-1, जीएस-2, एसए क्या स्ट्रेटजी था आपका? और बेसिकली क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से अगर फॉलो किया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सर सबसे पहले ऐसे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैंने बेसिक जो क्लास में सर बताते थे कि ऐसे कैसे सोचना है, वो क्लास में सर ने बताया था। परफेक्शन में सर ने बताया था कि कैसे एक ऐसे के कितने सारे डायमेंशंस तोड़ सकते हैं। बट तोड़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके थॉट्स भी आने चाहिए। तो सर चूँकि मैं बचपन में बहुत से नॉवेल, स्टोरीज़ बहुत पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो सारा सब सब यूज़ कर लेती थी मैं ऐसे में, कि अच्छा यहाँ पे ये नहीं भी, अगर ये दोहा का यूज़ नहीं है, तो मैं भी उसको, उस दोहे को यूज़ करके उसको रिलेवेंट कर देती थी ऐसे में, कि अच्छा ये ऐसे-ऐसे करके ऐसे काम आ जाएगा। तो और फिर मैंने सर ऐसे का जो कोई भी एक ऐसे का बुक खरीद लिया था, एक स्टैंडर्ड कोई एक ऐसे का बुक एक बार पढ़ के देखे, बट मुझे ऐसे के बुक से सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ही अ, एआई टाइप लग रहा था, कि लग रहा था कुछ फीलिंग्स नहीं है, बस लिखा हुआ है बस। तो फिर मैंने यूपीएससी टॉपर्स जो सृष्टि देशमुख, सृष्टि पांडे, सॉरी सर मुझे नाम नहीं याद है, बट यूपीएससी टॉपर्स का ऐसे का पूरा कंपाइलेशन नोटबुक था। अ, मैं बीच में कभी एक बार दिल्ली गई थी, तो मैंने वो देखा था, तो मैं वो उठा के ले आई थी। तो उन्होंने जैसे-जैसे लिखा था, पूरा सेक्शन में बाँटना, किस तरह से कोट्स रखना, किस तरह से पोएट्रीज़ का यूज़ करना, उनके ऐसे-ऐसे मैंने सीखा था। तो वही काम मैंने यहाँ भी किया है, मैंने स्टार्टिंग एक पोएम से किया है, और फिर कोट्स में तोड़-तोड़ उसको तोड़-तोड़ के हेडिंग बना-बना के किया। जीएस-1 में तो जीएस-1 में हिस्ट्री का पार्ट बहुत स्टैटिक होता है, तो उसको एकदम डेप्थ में करना है। उसको ऐसे करना है कि अगर अगर क्वेश्चन देखे तो आपका पेन चलना चाहिए, नो सेकंड थॉट, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चन पे बहुत सोचें।
तो जीएस का 1 का हिस्ट्री पार्ट जैसे आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ये सब हो गया, वो सब तो बहुत स्टैटिक पार्ट है। वो पीवाईक्यू जो था वही मैं कर ली थी और कुछ कोड से शुरू किया था, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया था। जीएस2 मैंने जीएस1 का जो सेकंड पार्ट होता है करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट, उसके लिए मैं विजन आईएएस मैगजीन पे रिलाई की थी। उसी से जो विजन आईएएस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत मुझे लगा कि बहुत करंट रेलेवेंस का है, जैसे उस टाइम नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, यूसीसी हमेशा हेडलाइंस में रहता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इसका नोट्स प्रॉपर बना लिया था और मल्टीपल प्रैक्टिस कर करके उसको कमांड कर लिया था। और डीआई भी बहुत सॉल्व करती थी, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड है तो डीआई में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं सर वहाँ पे डीआई थोड़ा दो डीआई गलती हो ही गया है। फिर और जीएस 2 में सर पॉलिटी पॉलिटी ठीक था, पॉलिटी भी थोड़ा बहुत स्टैटिक होता है, मोस्टली स्टैटिक होता है, कुछ कुछ जो आपका करंट का पार्ट होता है वो न्यूज़पेपर फिर विजन आईएएस जैसा मैगजीन से कवर हो जाता था। और जो इकोनॉमिक्स का पार्ट था तो वो सर आपका नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, वही मैं वहाँ पे जो माइग्रेशन वाला क्वेश्चन था और पॉवर्टी वाला क्वेश्चन था और जो भी आपने नोट्स लिखवाया था पॉवर्टी वो सब मिक्स करके मैं वहाँ पे माइग्रेशन का आंसर अच्छे से लिख के आ गई हूँ। और फिर ज्योग्राफी मैंने खुद ही किया था। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ लिया था और कुछ जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज देख लिए थे कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछते थे, एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशंस, ये सब के नोट्स मैं बना ली थी। वो सब नोट्स याद कर लिया था और वही वही वहाँ पढ़ के आई। बिहार की ज्योग्राफी ये सब के नोट्स बना लिए थे, सब वहाँ पढ़ के आई। और साइंस एंड टेक वो सर पढ़ाते थे हमें, मनीष सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आए आद्या, कैसा भी क्वेश्चन आए साइंस एंड टेक का, तुम उसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ दो, हर क्वेश्चन बन जाएगा। सोसाइटी में कैसे हेल्प करेगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करेगा, यूथ को कैसे हेल्प करेगा, तो आप तुमको बहुत सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है इसका, तो वैसे ही करके मैंने वहाँ पे लिख दिया था सर, तो हो गया था। अब मेंस में 2-3 और चीज़ें हैं। पहली बात, आपने लगभग कितने आंसर्स लिखे? मतलब एग्ज़ैक्टली नंबर नहीं जानना चाह रहा हूँ, बट एक क्वांटम जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, एक स्टूडेंट को एटलीस्ट इतना आंसर तो लिखना चाहिए। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा था मेरा लास्ट शॉट होगा, तो मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं। मैं जब टेस्ट देती थी कोचिंग में भी, तो मैं टेस्ट में से लोग एक दूसरे से बातें करें, किसी से बात नहीं करती थी, पानी तक नहीं पीती थी। 3 घंटा का टाइमर ऑन है तो मेरा पेन ऑन है। हम कोशिश करते थे कि सारा का सारा वो आंसर जो हम वहाँ लिख रहे हैं वैसे ही लिखे जैसे हम मेन एग्जाम में लिखेंगे। किसी से बातें नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, एकदम पिन पॉइंट। और अगर किसी दिन एक दिन मेरा क्वेश्चन कुछ छूट जाता था तो हम डर जाते थे कि अरे मेन एग्जाम में भी शायद छूट जाएगा। तो फिर हम अगला टेस्ट में कोशिश करते कि और स्पीड लिखने का और एक्यूरेट लिखने का। बहुत बार शुरुआत में जब टेस्ट देते थे तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होता था मुझे नहीं आता था, बट हम उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करते थे, हम वो आंसर लिखते थे जो हमको आता है, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि मेरा आंसर स्पीड प्रैक्टिस होगा, कुछ नहीं होगा तो। ये टॉपिक तो हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन स्पीड हम बाद में कहाँ से लाएँगे? तो हमको जो आता था हम वही लिख लेते थे, कि चलो हमको प्रीएम्बल का कुछ और पार्ट पूछे, हमको नहीं आता, हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख रहे हैं उसमें 8 नंबर वाले में या जितने पे, जितना स्पीड प्रैक्टिस हो रहा है, तो हम टेस्ट ऑनेस्टली दिए थे टेस्ट। तो लगभग कितना फुल लेंथ आपने मेंस के लिए दिया होगा टेस्ट? नहीं, ये तो 16 दिया होगा, 16-17। और 16 मतलब सारे एक ही इंस्टीट्यूशन के, दूसरे? नहीं सर, एक ही इंस्टीट्यूशन के। मेंस में उतना टाइम नहीं होता कि उतना घूम सके अलग-अलग कोचिंग। तो ये तो बात हुई मेंस की। अब अगर मेंस के कोई 3 लेसन आप अपने जूनियर कैंडिडेट्स को देना चाहो, तो 3 लेसन्स क्या होंगे? क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए या क्या चीज़ें ज़रूरी करनी चाहिए? नोट्स प्रॉपर बना के रखो और वो पीटी के टाइम अगर पॉसिबल हो पाएगा, अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो पीटी के टाइम ही अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहो, ताकि वो 3 महीने रिलैक्स रहो, नोट्स के लिए भागना ना पड़े जो मुझे भागना पड़ रहा था। दूसरा, प्रैक्टिस बहुत करना है, लिख-लिख के याद भी करना है, पढ़ाई जब कर रहे हो तो लिख-लिख के पढ़ो, शॉर्ट्स बना-बना के करो, डायग्राम बना-बना के प्रैक्टिस करो और टेस्ट जब भी दो ईमानदारी से दो, ऐसा टेस्ट दो जैसे वहाँ पे दे रहे हो। यही सर। तो ये तो बात हुई मेंस की। अब थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ पे भी आते हैं। मतलब
एज ए एस्पिरेंट बहुत सारा मेंटल प्रेशर होता है। ये प्रिपरेशन इटसेल्फ है वो ऐसा आइसोलेटेड टाइप का प्रिपरेशन होता है, सब कुछ पढ़ना भी है, काइंड ऑफ एक रैट रेस है। ऊपर से सोशल मीडिया पे आपके जो साथ वाले बैचमेट्स हैं वो अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं, आगे मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो हाउ डिड यू डील विद दिस मेंटल प्रेशर? दूसरा एक मैरिज प्रेशर, दोनों का एक साथ ही आप आंसर कर दो अपने हिसाब से। सर मैरिज प्रेशर तो जब मैं यहाँ आई थी तभी मम्मी बोली थी कि शादी कर देते हैं, टीचिंग कर लो, तो मैंने उनको किसी तरह कन्विंस किया कि प्लीज थोड़ा सा दे दो, एक बार टाइम दे दो, तो वो लोग मान गए थे, तो वो तो हैंडल हो गया था तभी। अब पापा है कि वो भी सपोर्ट कर रही कि ठीक है पढ़ाई कर लो, एक बार दे लो। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि ये जो मेरा अटेम्प्ट है ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं था सब कुछ देने के अलावा। आखिरी अटेम्प्ट की तरह ही मैंने प्रिपेयर किया था। और पीयर प्रेशर मतलब सबको जब अच्छा करते देखते हैं, मेरे बहुत से दोस्त जो कॉर्पोरेट में हैं, बहुत से हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, तो थोड़ा लगता है कि यार बहुत पीछे छूट गए हैं। बट ठीक है, जब एक बार हो जाएगा तो आप भी आगे आ जाओगे। बिलीव करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाता है। अच्छा स्टिल मतलब जब जब अगर आप डाउन हो, मेंटली डाउन हो, थोड़ा सा इमोशनली वल्नरेबल हो, तो आपके गो टू पर्सन कौन थे? मतलब मे बी योर मदर, मे बी फादर, मे बी सिबलिंग्स। मेरी गो टू पर्सन मेरी फैमिली, और इस तैयारी में जो मेरे दोस्त थे वो थे। मेरा बेस्ट फ्रेंड है राहुल, और मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरी भाई और मेरी बुआ चाचू, ये सब लोग। मतलब मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ सर, तो उन्होंने मुझे हमेशा हेल्दी खिलाया, बाहर का मत खाओ, हेल्दी खाओ, ये मत खाओ, जंक मत खाओ। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प किया सर। सो एक गुड सर्कल होता है तो टेक्निकली वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम एक्सटर्नल जो भी एडवर्सरी। हाँ, यस सर। बहुत बार होता था कि बहुत डाउन फील करते थे, तो हम बोलते थे अपने को, क्या देखो ना वो कितना अच्छा कर रहा है, हम अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। बोलता अरे ठीक है कुछ नहीं, तुम्हारा भी हो जाएगा, एक बार पहुंच जाओगी तो सब अच्छा होगा। फिर वो लोग बोलेगा, बट उन लोग को बोलने के लिए हमको अच्छा नहीं करना है, हमको खुद के लिए अच्छा करना है, कि हमको खुद अच्छा लगे अंदर से कि हाँ ठीक है मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया लाइफ में, मेरी मेरी जिंदगी वेस्ट नहीं हुई। और यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लो फील करते हो तो मतलब वापस से स्टडी के ट्रैक पे आने के लिए क्या कुछ आप करते हो? सर बैठ जाते हैं पढ़ने, बस रो लेते हैं एक बार, रोने बैठ जाते हैं पढ़ने। पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस एंटायर जर्नी में जो भी आपका जर्नी रहा है, इस एंटायर जर्नी में आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा था जहां पे यू फेल्ट कि नहीं यार सेंस नहीं बनाता ये सब, आई नीड टू क्विट? सर क्विट का तो ख्याल कभी आया नहीं। हाँ एक पॉइंट बहुत लोएस्ट था, जब ग्रुप में ही बहुत से लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, और वो लोग एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन था जो मेरा बहुत गलती था, वो लोग काइंड ऑफ मजाक उड़ा रहे थे मेरा, यार ये कैसे गलत कर दिए, तो मतलब बहुत ईजी था। तो मुझे लगा यार मतलब इतना खराब तो नहीं होना चाहिए। तो मैं मतलब उसमें मुझे बहुत खराब लगा था कि लाइक ठीक है यार, मतलब बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि मैं क्या हाँ कि क्या कर रहे हूँ, मतलब क्या ही, कहाँ गलती हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जबकि पढ़ तो रहे हैं। तो बस वही लगा था। अच्छा रिगार्डिंग सोशल मीडिया मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप यूज करती थी, उसको डीएक्टिवेट किया हुआ था, क्या सिचुएशन? सर इंस्टाग्राम तो हटा दिया था, इंस्टाग्राम हटा दिया था, सोशल मीडिया नहीं यूज करते थे। टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव थे क्योंकि अपडेट्स आते थे, डेली क्विजेस आते थे, और यूट्यूब वीडियोस काम के, बस। बाकी नहीं, बाकी उन्हीं लोगों से घिरे रखते थे जो मेरे को पॉजिटिविटी दे रहे। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी दूर दूर से प्रणाम। नीड टू स्टे माइल्स अवे फ्रॉम दैट, गुड। हम्म। टेलीग्राम का एक व्हाट शुड आई से नेगेटिव प्रॉब्लम ये है कि अनलिमिटेड पीडीएफ, तो मतलब हाउ डू यू डील विद इट? फिर यूट्यूब में जैसे हम बजट देखे, तो यूट्यूब में 1-2 मिनट के बाद पता चल जाता है, एक बड़ा बड़ा के देख लेते थे कि हाँ, या सिंपल जैसे आपका, आप तो सर कुछ ही टाइम तक थे, फिर तो यूट्यूब से बजट देखना पड़ा था। तो यूट्यूब से जब बजट देखे, बड़ा बड़ा के देखे कि हाँ ये ठीक ठाक बता दिया है, तो एक बार उसका सुन लिए, फिर उसी के टेलीग्राम चैनल पे जाके उसका देख लेते थे, बस। अदरवाइज मतलब रैंडम मटेरियल कलेक्ट करने से? रैंडम मटेरियल मैं नहीं कलेक्ट करती थी, मैंने जो बताया मैं बस उतना ही फॉलो करती थी। ओके।
रिगार्डिंग इंटरव्यू स्टेज, मतलब आपको लगता है कि आपने कहीं पे कुछ मिस्टेक की या कुछ और आप बेहतर कर सकती थी किसी भी सेंस में, तो एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट? सर मुझे इंटरव्यू समझ ही नहीं आया मेरा कैसा गया। मतलब वो बहुत ही अजीब से क्वेश्चन थे। उन्होंने मुझसे पूछा मेरी हॉबी क्या है? मैंने बोला ताइक्वांडो। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने बताइए ताइक्वांडो और दूसरे स्पोर्ट्स का मार्किंग कैसे करेंगे? तो हम एक ताइक्वांडो और किसी फुटबॉल का कंपैरिज़न कैसे कर सकते हैं? दोनों तो अलग स्पोर्ट्स है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने खेला है क्या टूर्नामेंट कभी? तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सीखा था। अच्छा फिर दूसरी हॉबी क्या है? कुकिंग। तो मैंने बोला कुकिंग। मैंने दूसरी हॉबी नहीं प्रिपेयर की थी। मुझे लगा कुकिंग सेफेस्ट ऑप्शन है जिससे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कुकिंग में क्या ही पूछेंगे, फूड वूड क्यों जनरली वो उतना सबको पता होता है। फिर उन्होंने कुछ कुछ नहीं पूछा। मतलब बहुत अजीब-अजीब से सवाल थे। मतलब जैसे एक एक सर थे वो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप मेल फीमेल इक्वालिटी का बात करती होंगी, लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे तो मेल फीमेल इक्वल नहीं है। जबकि मेरा जो चेंबर मिला था उसमें 2 मेल थे और 2 फीमेल थे। तो मैं सर मैं तो जहाँ तक देख रही हूँ मेल फीमेल इक्वल ही है। अब मुझे क्या करना बाकी के चेंबर्स में इनइक्वालिटी है कि नहीं? मुझे तो पता भी नहीं होना चाहिए देखा जाए तो। तो कुछ सवाल बहुत अटपटे से थे तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इंटरव्यू गया तो गया कैसा? बल्कि मैंने अपनी तरफ से मुझे बहुत क्वेश्चन थे जैसे उन्होंने पूछा अच्छा आप फिजिक्स के हैं तो बताइए फोटोग्राफी मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगती है फोटोग्राफी में से कलर्स पिक्चर्स कैसे आते हैं आप मुझे बताइए कैसे काम करता है। तो मैम मेरा जो एजुकेशन है वो कोर फिजिक्स का पार्ट है और फोटोग्राफी भी अप्लाइड फिजिक्स इंजीनियरिंग की पार्ट। मैं बोला सर मैम मैं इसको नहीं बता पाऊंगी मैं बहुत अच्छे से मैम मैं नहीं बता पाऊंगी। तो मुझे जो नहीं आता तो मैंने सिंपल बोल दिया मुझे नहीं आता है मैम ये मेरा पार्टी नहीं है। तो जो आता था वो बहुत अच्छे से बताया कि जैसे आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित है बिहार में कि नहीं क्योंकि देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम बोले नहीं सर सुरक्षित है क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा वुमेन पुलिस फोर्स है जो कि बाकी किसी स्टेट्स के में नहीं है और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है पिंक बस सर्विस हो गई मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बहुत सारी योजना पर तो सब बोला। तो मेरे हिसाब से ठीक ही गया था सर। ओके, अब एक लास्ट राउंड में आते हैं, काइंड ऑफ रैपिड फायर राउंड है, मतलब कुछ ऐसा फैंसी रैपिड फायर नहीं है। आई जस्ट वांट ऑनेस्ट इनसाइट फ्रॉम यू। एक किताब जो नॉन एकेडमिक हो जो आपने पढ़ी हो और यू वुड रिकमेंड कि बाकियों को भी पढ़नी चाहिए। नॉन एकेडमिक सर मैंने कर्मभूमि पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत अच्छी है पढ़नी चाहिए लोगों को। एक मिस्टेक जो आप अपने छोटे वर्जन को, लेट्स से आप अपने छोटे भाई बहन को एडवाइस दोगी कि ये मत करना प्रिपरेशन। दूसरे को खुश मत करना प्रिपरेशन में खुद को खुश रखो खुद को सेटिस्फाई करो अप टू द मार्क रहो। एक हैबिट जो आपको लगता है कि आपके सक्सेस में उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ओके। आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर लेट नाइट स्टडी वाले? सर दोनों में से कोई नहीं। मैं 1 बजे सो जाती थी 7 बजे उठ जाती थी। ओके ओके। और रिगार्डिंग नोट्स, मतलब आप कैसे रिवाइज करते हो? जो आपने नोट्स बनाए उसी से या फिर उसका भी एक शॉर्ट नोट बना के इस तरीके से? नहीं सर नोट्स को ही प्रॉपर रिवाइज जो किया आपने क्लास और नोट्स बनाए हैं उसी को? हाँ उसी को रिवाइज किया था और रिवीजन करते टाइम हाथ ऐसे से चलते रहता था पेपर पे कि चाहिए ऐसे 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 तो ये सब। स्क्रिबलिंग से मतलब बेटर रिटेंशन होता है? हाँ बहुत आपके हाथों को भी याद हो जाता है। ऐसा होता है सारे सेंसेस याद हो जाते हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए कुछ कुछ एडवाइस, क्योंकि अभी हार्डली 30 दिन है। रिवीजन करो कोई नया सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो भी पढ़ा है बहुत है उसी को मल्टीपल रिवीजन करो और करंट अफेयर्स रिवाइज करो बजट सर्वे करके जाना। वन ऑर्थोडॉक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स तो नहीं बोलूंगा, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछता हूँ। अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, अगर आपको कोई करियर चॉइस बनानी होती तो व्हाट इट वुड हैव बीन? आर्किटेक्चर इंजीनियर। ओके, सो दैट एक्साइट्स यू? हाँ सर मैंने दिया था पेपर 2 मुझे ऑल इंडिया रैंक 301 या 304 आया था। पापा ने जाने नहीं दिया बोला आर्किटेक्चर कोई इंजीनियर नहीं होता। नहीं गए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मतलब अगर कोई स्टूडेंट आज अभी आपका ये इंटरव्यू देख के प्रिपरेशन करने के डिसाइड करे, उसके पास नहीं है रिसोर्सेज, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो हाउ ही और सी शुड प्रोसीड?
सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कोई नया स्टूडेंट आज ही आपका वीडियो देख के इंस्पायर हो रहा है कि मेरे को पीपीपीएससी की तैयारी करनी है और हुँ। ठीक है ना, तो लेट्स से उसके पास रिसोर्सेज है या फिर फैमिली अलाउ नहीं कर रही, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? बेसिक बुक्स एक बार पढ़ लो, बेसिक बुक्स को पढ़ो, उसको बार-बार पढ़ो और सर थोड़ा तो अब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा बहुत तो मटेरियल्स, ऑनलाइन मटेरियल्स या क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कि आप उस भीड़ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अब बेटर है पेरेंट्स को कन्विंस करो कि थोड़ा दे मौका। ओके, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक जो है कि स्टडी मटेरियल, उसका उसके अलावा कोचिंग का कुछ और रोल होता है कि लेट्स से कि आपको लगा कि हाँ, कोचिंग आने से मेरा ये वाला पार्ट सही हुआ, अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल? सर कोचिंग आने से हाँ, स्टडी मटेरियल के अलावा तो वैसे कुछ नहीं है सर। बस इकोनॉमिक्स मुझे सर मैं बताती हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत मन था पढ़ने का और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मुझे बस वो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स कोई और अगर टीचर होता तो वो इतना जस्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जब टेस्ट देने जाती थी तो दूसरे कोचिंग के भी लोग आते थे। वो लोग को रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस ढंग से नहीं पता था। मतलब वो बहुत कन्फ्यूज़ रहते थे। कट करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल विल से आई हैव फोर्स्ड यू टू से दिस। नो, नो, नो सर, आप ये वाला पार्ट भी रख लेना सर, आपने कोई फ़ोर्स नहीं किया है। मैं पू आप सर आप मेरे बैच के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, सब यही कहेंगे। इकोनॉमिक्स आपने बहुत इंसाफ के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इतना कि जैसे बाकियों का तो फिर भी मैंने कोई स्पेयर बुक्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स के लिए मुझे स्पेयर बुक्स ढूँढने की ज़रूरत तक नहीं थी। आपका जो क्लास का नोट्स था वही रामबाण था मेरे लिए। कोई बुक्स नहीं फ़ॉलो किया मैंने और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। सर आप ये रख लेना इसको वीडियो पे। ओके बेटा, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड वांट टू से, और खास करके जो छोटी बच्चियां हैं जो तैयारी करने की सोच रही हैं, या फिर जो लेट्स से कि कोई जिसका अर्ली मैरिज हुआ है और वो सोच रही है कि मेरे को अपना सिचुएशन चेंज करना है, तो कोई स्पेसिफिक मैसेज है जो आप ऐसे कैंडिडेट्स को देना चाहोगे? देखो लाइफ बहुत टफ होता है कि सबका लेवल ग्राउंड अलग-अलग होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारा। तो आप अपना लेवल प्लेइंग फील्ड देखो कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अपने को एनालाइज़ करो, ये जो कॉम्पिटिशन की दुनिया उसको एनालाइज़ करो, बुक्स लाओ और स्टार्ट करो। पहला फाउंडेशन स्टोन रखो, बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू करो। थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको जनरल हो, अगर आप बहुत शादीशुदा हो, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हो सकता है आप जो रेगुलर एकदम फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगे आपको, बट इवेंचुअली ऑनेस्टली करो तो पहुँच जाओगे। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और थैंक यू फॉर गिविंग द ऑनेस्ट एडवाइस टू द यंग कैंडिडेट्स। क्योंकि हो क्या रहा है कि इंटरनेट पे इतनी सारी एडवाइस हैं कि बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है।